हेलो दोस्तों। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैथ्स बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का वेलकम है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन के पीछे एक बहुत प्यारा सा थंबनेल हमने बनाया है और इसमें लिखा हुआ है एक वीडियो में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी खत्म, यानी संपूर्ण ज्योमेट्री का निचोड़। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी को कलेक्ट करने के लिए कम से कम 10 बुकों से सोर्स लिया गया है और 10 किताबों से इस पूरी की पूरी क्लास को बनाने में बहुत समय लगा है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इन प्रॉपर्टी के बाद कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रायंगल की किसी और प्रॉपर्टी के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी ही प्रॉपर्टी इसके अंदर रखी है। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बेसिकली ट्रायंगल की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जानते होंगे। मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने अपने माइंड में ये रखा है कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए नए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी को जानते हैं। लेकिन मैं इस बात की आप लोगों को एश्योरिटी या गारंटी दे सकता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसके नोट्स या इन चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हैं। इस क्लास का बेनिफिट आप दो तरीके से ले पाएंगे। पहला बेनिफिट आपको इस तरीके से मिलेगा कि जो प्रॉपर्टी आपको पता है, आपको अगर माइंड में वो सेट है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है आप उसको नोट्स बना के अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप बाद में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। और इस क्लास को बहुत पेशेंस से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी कम से कम भी मुझे 10 एक दिन लग गए हैं और इन सभी प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप लगाने में भी बहुत समय लगा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल तसल्ली पूर्वक इस क्लास का जो भी ड्यूरेशन रहेगा उसको आप बिल्कुल तसल्ली से देखते रहें। ठीक है। और ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों के सामने प्रॉपर्टी आएंगी। तो एक बार वेलकम करते हैं आप सभी दोस्तों का मैथ्स बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के मैथ्स को देखने को आपको हर एक बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों को इस क्लासेस में मिलते हैं। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है, यानी कि जो भी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से है। बिल्कुल इसी तरीके से यही स्पेलिंग आपने लिखनी है। तो आप नए अपडेशन के लिए या कुछ नई स्टडी मटेरियल के लिए हमारे साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी की। और मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि दो वीडियो आपको मिलेंगी। एक जिसमें आज मैं सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा। जितनी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगी। और फिर एक जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिस पर काम हो चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ उसको शूट करना ही बाकी है, और वो आप लोगों के लिए सर्कल की प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद आपको ज्योमेट्री में कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करता हूं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात ये भी है कि हमारी एक मैथ्स की किताब है जो अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट करती है, और इसके सॉल्यूशंस भी स्मार्ट जो है आपको इसी बुक के अंदर प्रोवाइड होते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इस बुक में इंटरेस्टेड है या लेना चाहता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसे ले सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू ही आप इसको ले सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सामने बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं, और वन बाय वन इन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। बिल्कुल आप लोग इसको, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, किसी भी एरिया में आप हैं, तो आप लोग, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, मैंने आपको ये बोल दिया कि बस आप अपने कान में हैंड फ्री लगा के या जैसे भी आप बैठे हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते जाइएगा। आइए शुरू करता हूँ बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें से। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी जो त्रिभुज है, मैं दोनों ही भाषा में इस चीज़ को लेकर चलूंगा। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, आप लोग जो हिंदी मीडियम वाला है हिंदी मीडियम में समझिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश मीडियम में समझिए। एक टीचर के लिए हिंदी टाइपिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन एक्सप्लेन मैं आप लोगों को हिंदी में भी करूंगा। एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं हैं। एंगल ए के सामने भुजा ए है, एंगल बी के सामने भुजा बी है, और एंगल सी के सामने भुजा सी है। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ट्रायंगल की बहुत बेसिक है, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछते हैं या क्वेश्चंस के बीच में इनका यूज होता है। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी ट्रायंगल की तीन साइडें हैं ए बी और सी, तो दो साइडों का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है, या आप बोल सकते हैं कि तीसरी साइड जो होती है वो दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होती है। पहला पॉइंट। या फिर आप ये बोल सकते हैं उन दोनों भुजाओं का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से।
यही चीज मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन द सेम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स एंड ग्रेटर देन द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यानी कि जो तीसरी साइड होती है ट्रायंगल की, वो हमेशा उनके डिफरेंस, जो रिमेनिंग दो साइड है उनके डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये चीजों मैंने तीनों चीजों पे एप्लीकेबल किया हुआ है, तो आप लोग इस ट्रायंगल के थ्रू इन चीजों को समझ सकते हैं। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, मैं जानता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है कि आपको आज के बाद ट्रायंगल की किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन ना बने। इसलिए बिल्कुल तसल्ली पूर्वक और बिल्कुल आराम से इस वीडियो को आपने एक बार, दो बार, तीन बार अपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, ये बात सभी को पता होती है कि सर जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जो दो भुजाएं बराबर होती है, जहां पर वो भुजा गिरती हैं, उन भुजाओं पर गिरने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो एंगल बी बराबर एंगल सी के होगा। एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल सी के होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो एबीसी एक ट्रायंगल है और इस एबीसी ट्रायंगल में भुजा एबी बड़ी है एसी से, अगर भुजा एबी बड़ी है एसी से, तो इस पर भी कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर देखना कि अगर एबी बड़ा है एसी से तो एंगल जो सी होगा वो बड़ा होगा बी से। यानी कि अगर एबी भुजा एसी से बड़ी है तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिखा हुआ है एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज बी ग्रेटर। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि सर ये वाली भुजा बड़ी है तो इस भुजा के अपोजिट साइड में जो एंगल होगा वो हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इस एंगल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सर आपकी जो ये एसी साइड है ये बड़ी है, अगर ये एसी साइड बड़ी तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये आपका हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू अदर साइड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको अभी हम लेके चल रहे हैं आगे। अगली बात आती है, ट्रायंगल के ऊपर एक साइन रूल होता है और एक होता है कोसाइन रूल। साइन रूल और कोसाइन रूल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन में, और जब बढ़िया क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो इस रूल का काफी हद तक इस्तेमाल होता है। देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर हम बात करते हैं तो भुजा ए यानी कि एंगल ए के सामने साइड आपके पास ए होती है, एंगल बी के सामने आपकी साइड बी होती है, और एंगल सी के सामने आपकी साइड सी होती है। यानी कि एंगल के सामने हम सेम वैल्यू को रखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। तो सर जो आपके पास साइन रूल होता है वो ये कहता है कि जो साइड आपके पास है उसके अपॉन में साइन का एंगल रखेंगे वही ए। अगर बी भुजा आपने ली है तो उसके सामने वाले एंगल यानी कि साइन बी की बात करेंगे। अगर आपने साइड सी ली है तो उसके अपॉन में साइन सी लेंगे, और ये 2r के बराबर होता है। 2r का मतलब क्या होता है, सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, सरकम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या। परित्रिज्या का मतलब सरकम रेडियस। यानी कि अगर आप इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाते हैं, इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाते हैं, तो इस ट्रायंगल के सेंटर से, लेट सपोज कि अगर इस ट्रायंगल का सेंटर है तो इसके सेंटर से बाहर की जो दूरी होगी उसको परित्रिज्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सरकम रेडियस। तो जो r होगा वो सरकम रेडियस यानी ट्रायंगल एबीसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपको वही लिखा हुआ है कि ए बी और सी का रेशियो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी के बराबर होता है, जो कि मैंने यहां भी लिखा हुआ है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। आपको किसी ट्रायंगल के अंदर बोल दिया गया कि भाई आपके पास एंगल इतना है और आपको रेडियस बतानी है और साइड आपको पता है, तो आप यहां से उस ट्रायंगल की रेडियस डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं तो इसको बोलते हैं साइन रूल। ठीक है, ये साइन रूल की प्रॉपर्टी है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कोसाइन रूल की है। और कॉस रूल क्या कहता है, इस कॉस रूल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं, और ज्योमेट्री में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कॉस रूल और साइन रूल को, क्योंकि वो उसको ध्यान नहीं रखते हैं। तो कॉस रूल क्या होता है, बिल्कुल सेम वही, एंगल ए के सामने साइड ए है, एंगल बी के सामने साइड बी है, और एंगल सी के सामने साइड सी है। तो जब आपको कॉस ए निकालना है, याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वाले एंगल में कॉस रूल लगाना है तो अगल बगल की जो आजू बाजू की साइडें हैं इनका स्क्वायर करना। याद करने का तरीका बता रहा हूं, लिखा तो मैंने वही है यहाँ पर। अगल बगल जो एंगल ए निकालना है तो इसके अगल बगल की साइडें हैं सी और बी, तो इसका स्क्वायर और माइनस में सामने वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और
इसी साइड का डिवाइड में क्या होता है 2bc, यानी कि इसी साइड का क्या होगा 2bc होगा। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को? तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ये लिखी हुई है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं एंगल बी की बात करता हूं तो सी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में अपोजिट साइड बी का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2ac। तो इस तरीके से आप cos a, cos b और cos c की प्रॉपर्टी को आराम से याद रख सकते हैं। और यहां से आप लोगों के पास जब दो साइडें और एक एंगल के अकॉर्डिंग चीजें पूछी जाती हैं तो साइन रूल और कोसाइन रूल का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस में। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अपना कमेंट जरूर मुझे करें कि आप लोगों को बात अगर समझ में आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसका एप्रिसिएशन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? बिल्कुल तसल्ली से आपने देखनी है वीडियो, क्योंकि धैर्य आपको चाहिए होगा। अगर आपको इस पूरी की पूरी ज्योमेट्री में ट्रायंगल को अपनी लाइफ में अगर एक बार पढ़ना है तो आप इसको बिल्कुल धैर्यपूर्वक बिल्कुल तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे आप इसको, तब जाके आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो आपको आपका कोई क्वेश्चन मैं इस तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूं कि आपका कोई क्वेश्चन मार्क बनने ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने बिना किसी अपने माइंड को इस तरीके से सेट करे हुए कि भाई लाइव क्लास नहीं है या रिकॉर्डेड क्लास है एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, ऐसा डाउट आएगा ही नहीं अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। आइए, किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं बोलता हूं कि एक ट्रायंगल एबीसी है और इसके एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल एक्स, एक्सटीरियर एंगल वाई और एक्सटीरियर एंगल जेड। तो किसी भी त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि एक्स वाई जेड, इनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये भी एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है, एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री किसी भी त्रिभुज के। इंटीरियर को सबको पता है, लेकिन बात होती है एक्सटीरियर की। आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर मैं बोलता हूं सर एंगल बी और एंगल ए, तो एंगल बी और एंगल ए जो है ये अलग अलग एंगल हैं, इसलिए यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि बी ए सी, यानी कि बी ए सी तो बीच वाले एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बी सी यानी कि यहां पर एंगल बी आ गया, यहां पर एंगल सी आ गया, और बाहर का एंगल कौन सा आ गया जी, सी वाला। तो ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, ये आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। अब मैं आता हूं कि कॉस रूल पर कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन होते हैं और यहां से कुछ कंसेप्ट क्लियरिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंसेप्ट क्लियरिटी क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बोलता हूं वेयर लार्जेस्ट साइड, वेयर इज लार्जेस्ट साइड, अब देखो इफ सी इज एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब समझते हो आप? एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर दोस्तों एंगल सी जो है अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो कॉस की 90 डिग्री से जितनी भी वैल्यू छोटी होती है वो सारी जीरो से क्या होती है, बड़ी होती हैं। जीरो से बड़ी होती है तभी तो पॉजिटिव होती हैं, है ना? तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि जो कॉस होगा वो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, जो कॉस का एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आइए इस पे कुछ चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं कॉस सी एंगल की बात करता हूं, अगर मैं कॉस सी एंगल की बात करता हूं तो कॉस सी एंगल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट हमारे कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हम उसको ठीक करेंगे। ये माइनस का सी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना? ये माइनस का सी स्क्वायर होगा। ये बात आपको पता है कि आजू बाजू की साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपोजिट साइड का हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा 2ab से, तो 2ab उधर जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इस माइनस साइन को उधर ले जाऊंगा तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये बात निकल के आ गई है कि दोनों साइडों का जो स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, और जब हम ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को समझने के बाद जब क्वेश्चन पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये चीजें हमें बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये क्या था कि जब सी एक एक्यूट एंगल था, यानी कि एक न्यून कोण था। लेकिन दोस्तों अगर सी एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, मतलब एक अधिक कोण हुआ, मान लो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सी एक अधिक कोण है, यानी कि 90 डिग्री से बड़े वाला एंगल है। लेट्स सपोज कि मान लीजिए यहां तो आपको ये न्यून कोण ही दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं, ऐसा कुछ ट्रायंगल है,
जिसमें मैंने बोला कि सर ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। ए के अपोजिट साइड को हम ए मानते हैं, बी के अपोजिट साइड को हम बी मानते हैं और सी के अपोजिट साइड को हम सी मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया है। अब देखिएगा अगेन यहाँ पर हम देखते हैं, तो सर ये फिर दोबारा से यहाँ पर जो है ये गलती करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। टाइपिस्ट को नॉलेज नहीं होती, नॉलेज होती है फैकल्टी को। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। सर ऑब्ट्यूज एंगल में यानी कि एंगल सी जो है अब क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 90 प्लस जो होता है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगती है यहाँ पर, क्योंकि कॉस वगैरह है तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो 90 डिग्री जो प्लस होता है वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है। जब कॉस हमारा नेगेटिव होता है तो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। भाई जीरो से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं। आप बोलेंगे जी सर, तो जीरो से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव होंगी, इसीलिए हमने बोला कि यहां पर अब क्या होगा कि ये जो है जीरो से छोटा होगा, यानी जीरो से छोटा है। ठीक है जी, कॉस की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। अगर जीरो से छोटी होगी तो इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी सी स्क्वायर से। एकदम आपको बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना? क्लियर है? आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बहुत लंबी क्लास होगी ये, क्योंकि ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 10 से 11 किताबें देखी हैं, और मैंने हर एक किताब के अंदर ये देखा कि भाई कुछ बेसिक प्रॉपर्टी तो सबको पता होती है, लेकिन मैंने आगे आने वाले टाइम में अभी अब देखेंगे इसी क्लास के अंदर कि मैंने उन प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर रखा है जो कि आपके बहुत बढ़िया लेवल पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी कवर किया है। ज्योमेट्री का निचोड़ इसीलिए इसको बोला गया है ट्रायंगल का निचोड़। वन टाइम वीडियो रहेगी, लाइफ टाइम आप लोगों के लिए ये, जब तक आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर टिके हुए हैं इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये बात गारंटी है। ठीक है, पढ़ते जाइए बस। अब अगर सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब सी की वैल्यू कितनी बनेगी, 90 डिग्री जी। और आपको पता है कि जो कॉस 90 डिग्री होता है वो हमेशा जीरो होता है। अगर कॉस 90 डिग्री जीरो होता है तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि सर 90 डिग्री के अंदर सब बच्चों को पता है कि सर अगर 90 डिग्री का होगा तो लेट सपोज कि मान लो यहाँ पर सी है, इधर ए है और इधर बी है। ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होती है। आइए पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूफ करके दिखाता हूं आप लोगों को कि कैसे बात बनती है। अब आप मुझे बताइए, आप बोल सकते हैं ना कि सर सी का स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये कैसे बना? आप देखेंगे ये ऐसे बना। अब देखो यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमारे उस्ताद जी ने, ठीक है ये हमारे उस्ताद जी ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि सी जो होगा वो आजू बाजू की साइड का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 भी बराबर जीरो के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये कॉस रूल तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को भी समझ रहा है, और वो बिल्कुल एकदम क्लियर कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो मैंने 3 चीज आपको बताई, फटाफट से बताता हूं। जब आपका एंगल एक्यूट होगा यानी कि छोटा होगा, जब आपका एंगल ऑब्ट्यूस होगा यानी कि बड़ा होगा, और जब आपका ट्रायंगल 90 डिग्री होगा। यही तो 3 चीजें होंगी, है ना दोस्तों? तो ये हमारे पास कॉस रूल की एप्लीकेशन है जिस पर बहुत गुड लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अभी थोड़ी देर में आपके सेंटर्स स्टार्ट करूंगा मैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, है ना, ये सब चीजें स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी को एक बार समझ लेते हैं। सर ये ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि जो कोई भी त्रिभुज होता है, जो कोई भी त्रिभुज होता है उसमें जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना? ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को। बहुत छोटी छोटी बातें भी कवर करने की कोशिश की गई है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये स्टेप बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को अपना बहुत अच्छा प्यार देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कितनी मेहनत से एक एक चीजों को स्लाइड जो है वो सिस्टमेटिक वे से लगाई गई है, और बहुत प्यारे तरीके से आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंदर आपको इस बात का पता होना चाहिए, सर किसी भी त्रिभुज के अंदर जो हम एरिया निकालते हैं वो बेसिक तरीका होता है हीरोज फॉर्मूला, जिसमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर एस को क्या बोलते हैं हम, सेमी पेरीमीटर, हिंदी में बोले तो अर्ध परिमाप। ठीक है जी, अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2, है ना? तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा अर्ध परिमाप होता है। अब आते हैं किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं, मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट कब बोलते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोग लगाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि सर लेट सपोज कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे करके, तो आप बोलेंगे कि सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो आप बोलेंगे सर इसका जो एरिया होगा वो 1/2 पी इंटू बी होता है। लेकिन एक्चुअल में पता क्या होता है,
एक्चुअल में होता है साइन, लेट सपोज कि इसका नाम है ए, तो ये साइन ए एंगल होता है, और ए आपका 90 डिग्री होने की वजह से आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि सर 1/2 पी इंटू बी है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है साइन किसी भी ट्रायंगल के एरिया की, वो होता है 1/2 ए बी और ए बी इंटू साइन सी। अब ये समझो साइन सी, साइन ए और साइन बी कैसे आता है। जैसे मान लो दोस्तों आपको इस ट्रायंगल में एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। अगर मैं बोलता हूं कि सर अगर मुझे यहां से साइन सी लेना है तो 1/2 आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन सी, इस तरीके से वो लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं सर साइन ए का एंगल गिवन है, तो 1/2 बी इंटू सी, आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट इंटू साइन ए। क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ये। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर मुझे बी एंगल निकालना है, तो 1/2 बी इंटू ए इंटू सी और साइन बी। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। हम 1/2 बेस इंटू हाइट इसलिए रखते हैं क्योंकि 90 डिग्री हमें मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इसलिए हम लोग उसको 90 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन को हटा देते हैं और 1/2 बेस इंटू हाइट को रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल की जो है, इस पर मैंने काफी बार देखा है कि कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं इस प्रॉपर्टी से काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर कोई भी एक बिंदु है, कहीं पर भी मान लो ये पॉइंट है ओ, ओ इज एनी पॉइंट, मैंने लिखा भी होगा शायद ऊपर, हाँ बिल्कुल, ओ इज एनी पॉइंट, ओ कोई भी बिंदु है। तो अब इनकी भुजाओं में क्या जो है रिलेशन रहता है। रिलेशन क्या रहता है दोस्तों, ये जो ए एफ का स्क्वायर है इसका स्क्वायर करो, फिर इस वाली साइड को छोड़ो, फिर बी डी का स्क्वायर करो, फिर इस वाली साइड का छोड़ो, और फिर ई सी का स्क्वायर करो। यानी कि एक पोर्शन छोड़कर एक पोर्शन को लेना है, एक पोर्शन छोड़कर एक पोर्शन को लेना है। इन सभी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा रिमेनिंग, यानी कि बी, ये एफ बी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। आपको दिख रहा है यही चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखो ए एफ का स्क्वायर यानी कि इस ए एफ का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, प्लस में सीई का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर बराबर है ए ई का स्क्वायर प्लस में एफ बी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। तो ये सब चीजें आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे अपने सेंटर्स की। ठीक है, सेंटर्स पर आपको पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, एक बार पानी पी लूं मैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन और कवर होगा, सेंटर्स। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के 4 सेंटर जो होते हैं उन चारों सेंटर पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। आप भारतवर्ष के किसी भी पेपर में बैठ जाएं, यहां से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो इसलिए सेंटर्स को मैंने थोड़ा बाद में रखा है, क्योंकि जो बच्चा पेशेंस रखेगा, जो पूरी क्लास को देखेगा, उसी को पूरी क्लास का बेनिफिट मिलेगा। स्किप करने वालों को हमेशा चीजें इस एग्जाम में भी स्किप करनी पड़ेंगी। तो बहुत डेडिकेशन से और बड़ी मेहनत से इस क्लास को बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार फिर बता देता हूं कि एक वीडियो स्पेशल आपके लिए फिर लेके आऊंगा, जिसमें सर्कल के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ टोटल सर्कल के ऊपर। और ये 2 वीडियो आप लोगों की जीवन की वो वीडियो होंगी जिनको देखने के बाद आपको किसी और प्रॉपर्टी की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग डेफिनेटली अपनी बुक से या किसी और चीज से काम करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को लेके कोई दिक्कत नहीं बनने वाली है। आइए, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। 4 तरीके के सेंटर होते हैं, पहले मैं नाम बताता हूं। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, और एक होता है सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। ये 4 सेंटर्स होते हैं और इन चारों सेंटर के बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बात समझनी है, लिखा हुआ इंग्लिश में, बोलेंगे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखो ये जैसे आपके पास ए डी है, ये आपके पास बी ए है और ये सी एफ है। किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स से यानी कि शीर्ष बिंदु से जब सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है यानी कि परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो तो जो परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे
तीनों के तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे ऐसे सेंटर को ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, तीनों परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर बोल रहा हूं ध्यान रखना, तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। अ पॉइंट वेयर थ्री एल्टीट्यूड्स, है ना, हाइट ऑफ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, उसे लंब केंद्र कहा जाता है। अब लंब केंद्र पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सर जो ट्रायंगल में सेंटर पे बना एंगल है BOC और इस सेंटर के अपोजिट वर्टेक्स है एंगल A, इन दोनों एंगल का सम एंगल A प्लस BOC, एंगल B के अपोजिट एंगल AOC, ये रहा देखो COA बोल दो, और एंगल C के अपोजिट में AOB, इन सभी का सम जो होता है ऑर्थो सेंटर के केस में हमेशा 180 डिग्री होता है। ऑर्थो सेंटर के केस में हमेशा ये जो सम होता है ऑलवेज 180 डिग्री होता है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी तीनों की तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे, तीनों के तीनों लंब जहां मिलेंगे उसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भूलोगे नहीं आप इस बात को। अगला पॉइंट आता है इन सेंटर। इन सेंटर पर काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र होता है जब कोई भी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स से लाइन खींची जाती है, लाइन सेगमेंट बोल दो उसको, रेखाखंड बोल दो, लेकिन वो रेखाखंड जो है इस ट्रायंगल के एंगल को, ये जो एंगल है इनको बाइसेक्ट यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता हुआ आता है। इधर भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा और इधर भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इन शॉर्ट आप छोटी सी बात ये समझिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब उसके एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब उसके कोण समद्विभाजक, जब कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं ऐसे बिंदु को हम कहते हैं इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। डेफिनेशन पढ़ो, अ पॉइंट वेयर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर। किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे उसे इन सेंटर बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर इन सेंटर समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे कैसे पूछे जाते हैं? तो आइए इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये डायग्राम मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। पहले मैं इसी डायग्राम के अंदर बताता हूं कि सर ये जो एंगल होता है ना BO, ये जो BIC एंगल है, ये जो एंगल BIC है ये 90 प्लस हाफ ऑफ उसके अपोजिट वर्टेक्स के होता है यानी कि एंगल A के बराबर। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं सर एंगल BIA की, देखते जाइएगा डायग्राम में जो मैं लिख रहा हूं, तो वो 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल, अभी BIA के अपोजिट एंगल C है तो आप एंगल C करेंगे, और इसी तरीके से आप एंगल B के लिए भी बना सकते हैं। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो क्या होता है कि जब आपके ट्रायंगल अंदर की तरफ होते हैं यानी कि जो कोण होते हैं वो अंदर की तरफ कटते हैं, और एक आता है जब ये मान लो इस ट्रायंगल को ऐसे फैला दो और जब इसके बाहर वाले एंगल आपस में कटते हैं, जब ये बाहर कटेंगे तो बाहर कटने के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट डायग्राम था जो मैंने अभी हटाया था ये समझ में आएगा आपको। आप सबसे पहले देखिएगा कि सर ये जो ट्रायंगल है AB और C, इस ABC में जो I है ये इसका अंदर वाला सेंटर है और ये बाहर वाला जो F वाला पॉइंट है ये बाहर की तरफ है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने देखा कि सर ये जो एंगल BIC है ये 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा के है। थीटा कैसे है जी? ये जो BIC है इस थीटा का हाफ हो जाएगा, यही तो मैंने बताया था पीछे आपको कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A के, वहां पर इसने क्या करा, इस A को थीटा मान लिया तो थीटा बाई 2 हो गया। लेकिन यही चीज जब बाहर की तरफ कटी BF और C यानी कि BF और C, तो ये 90 माइनस में थीटा बाई 2 हो गया, यानी कि इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूं, सॉरी इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये थीटा बाई 2 बन जाता है। तो कैसे याद रखना है, बाहर की तरफ कटेगा तो माइनस, अंदर की तरफ कटेगा तो पॉजिटिव। कई सारे स्टूडेंट्स जो बिगनर होते हैं, जो बिल्कुल नए नए कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं या जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस है या माइनस है, इसको कैसे याद रखें। ठीक है, तो प्लस और माइनस को याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये हमने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से फील किया है और बच्चे बताते हैं इस बात को कि सर और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप इसमें प्लस और माइनस की गलती करेंगे तो एग्जामिनर दोनों ही तरीके से ऑप्शन बना के रखेगा। तो आपको एक छोटी सी बात मेरी याद रखनी है, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। आपको इस सभी बच्चों को इतना तो पता होता है
कि सर जितनी भी वैल्यू ऊपर होती है वो पॉजिटिव होती है और जितनी वैल्यू होती है नेगेटिव होती है ना। अब आप बस इसको ध्यान रखो, अगर ऊपर जाओगे तो प्यारे दोस्तों पॉजिटिव, ठीक है, ये सिर्फ लॉजिक है समझाने का, और अगर नीचे जाओगे तो माइनस। अब कभी नहीं भूलोगे आप लोग कि सर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। अब गलती होने के चांस ही नहीं है अगर आप बिल्कुल एक सटीक माइंड से इस क्लास को देख रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और स्पीड भी क्लास की एकदम ठीक ठाक है ताकि आप अच्छे तरीके से बात को समझ पाए। तो ये हो गया इन सेंटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। सरकम सेंटर क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि सरकम सेंटर कहां बनता है, सरकम सेंटर कैसे होता है। तो सरकम सेंटर होता है कि ट्रायंगल के सेंटर से, ठीक है, अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट, यानी कि जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब दो नाम है यहां पर, परपेंडिकुलर तो है ही है, बाइसेक्टर भी है, यानी कि लंब समद्विभाजक। लंब तो है ही है, समद्विभाजक भी है दोस्तों। यानी कि आप ये बोलेंगे अगर मैं इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इस बिंदु से यहां डाला तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, और इस बिंदु से नीचे डाला तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ऐसा बिंदु जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट हो, ऐसा बिंदु जो लंब समद्विभाजक का मीटिंग पॉइंट हो यानी कि मिलन बिंदु हो, उसे कहा जाता है परिकेंद्र। ठीक है जी, परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर। तो आई थिंक ये सरकम सेंटर आपको समझ में आया होगा। इसमें बोला गया है आपको कि जो डीई एफ जी और एच आई आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जो भुजा के साथ परपेंडिकुलर तो है ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो आपके बाइसेक्टर भी हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये बात जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से आए, वो आएगा कहीं से भी लेकिन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर बनाएगा। देखो ये जो डी एफ डी ई है, ये आर से नहीं आ रहा, ये कहीं से भी चला जा रहा है, ये एच जो है आई कहीं से भी चला जा रहा है। आपने छोटी क्लास में वो जो कहते हैं ना कंपास लेकर आप लोगों ने यूज किया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का, एक इधर से चाप लगाई, एक ऊपर से चाप लगाई, फिर लाइन खींच दी, है ना, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इतनी तो ज्योमेट्री तुम लोगों ने पढ़ी होगी जो 10th क्लास पास की हो तो, और अगर अपने दोस्त की कॉपी से पास की होगी तो ज्यादा ध्यान होगा कि भाई कैसे बना रहा है मुझे भी दिखा दे ताकि मैं भी पास हो जाऊं, है ना। चलिए, तो ये सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर पर प्रॉपर्टी कैसे आती है, अब आते हैं इस बात को। आपको पता है कि सर यहां पर ये जो है ये इसका सरकम सेंटर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे क्योंकि बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ए पी से लेकर सी, क्यू से लेकर क्यू से लेकर सी और आर से लेकर सी, ये सभी सर्कल की रेडियस है, ये सभी सर्कल की रेडियस है क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि सर इसमें जो प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर पे बना एंगल, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझा होगा कि सरकम सेंटर जो होता है वो सेंटर पे बना एंगल उसके आर्क पे बने एंगल का डबल होता है। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल 2x होगा, अगर वो वाला एंगल ऊपर x है तो सेंटर पर एंगल हमेशा उसका डबल होता है, इसलिए यहां पर इस तरीके से डबल एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा सरकम सेंटर या परिकेंद्र इसको बोला जाता है। आगे चलता हूं और अगला पॉइंट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा रखनी है क्योंकि बढ़िया लेवल के क्वेश्चन जो है वो केंद्रक में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो हमने 3 सेंटर अभी तक कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं आपको क्विक बता देता हूं कि कौन कौन से सेंटर हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा ऑर्थो सेंटर यानी कि दोस्तों लंब केंद्र। दूसरा सेंटर हमने देखा अंतः केंद्र जिसको बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताई गई। अगला पॉइंट आपके पास हमने रखा सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र का। परिकेंद्र आपको बता दिया गया है कि क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। और अब हमारा पॉइंट है सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा माध्यिका यानी कि मीडियन, और मीडियन जो होती हैं वो वर्टेक्स से तो आती हैं यानी कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से तो आती हैं, लेकिन शीर्ष बिंदु से आने के साथ साथ सामने वाली भुजाओं को बराबर भागों में बांट देती हैं। सिर्फ और सिर्फ बराबर भागों में बांटती हैं, ना तो परपेंडिकुलर बनाती हैं
और ना ही उस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। मीडियन का सिर्फ इतना सा काम है कि वर्टेक्स से खींचो और सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट दो, ये बंटवारा करती हैं। आइए, मीडियन लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड वर्टेक्स से मिड पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि अगर मैं बोलता हूं एडी तो ये इसके बराबर हो गया। अगर मैं बात करता हूं सी एफ तो ये तीन लाइनें आपको दिख रही हैं, देखो बराबर है। और बीई तो ये दोनों लाइनें भी आपस में बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मीडियन होती है। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पर तीनों की तीनों मीडियन मिलती हैं, जहां पर तीनों की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, उसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, यानी कि केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सब हम जानते हैं कि मीडियन जो होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है। अब 2 कहां पर होता है? वर्टेक्स से सेंटर तक ये हमेशा बड़ी भुजा होगी, यानी कि 2 यूनिट, और जी से लेकर डी जो होगा ये हमेशा 1 यूनिट। तो रेशो जो बनता है वो हमेशा 2:1 का बनता है। रेशो कितना बनता है? 2:1 का। देखो लिखा हुआ है एजी से जीडी, एजी से जीडी, बीजी से जीई और सीजी से जीएफ 2:1 होता है। ठीक है। मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 स्मॉल ट्रायंगल इक्वल एरिया। मीडियन जब बराबर भागों में बांटती है तो 6 ट्रायंगल बनाती है, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 ट्रायंगल बने हैं इन सभी ट्रायंगल का एरिया बराबर बराबर होता है। तो एग्जामिनर यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू पर ज्यादा फोकस रखता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया वगैरह दे देगा, साइड दे देगा रेशियो के अंदर, और फिर आपको बताएगा कि इसका एरिया बताओ या इसकी साइड बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मीडियन है। अभी मीडियन पे और भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, अपनी बात को आगे रखता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया गया है। आगे चलते हैं। मीडियन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हालांकि इनको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रूफ करने का समय हमारे एग्जाम में नहीं होता, इसलिए जैसा हमारा पेपर वैसा हमारा सॉल्यूशन। एकेडमिक लेवल पर हमें मिलते थे स्टेप बाय स्टेप नंबर, जितने स्टेप बढ़िया लिखोगे उतना अच्छे नंबर मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम जो है इसमें जितना स्टेप कम करोगे उतनी ही लीड लेते चलोगे, तो उतनी ही स्टेप कम करने हैं हम लोगों ने। आइए, तो एडी बीई सी एफ मीडियन है, जी इसका सेंट्रोइड है। अब देखो, आपको देखो सब बच्चे एक बात तो जानते हैं, सारे विद्यार्थी इस बात को तो जानते हैं कि सर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर मैं बोलता हूं कि एबीसी एक ट्रायंगल है, बीई सी एफ और एडी एक मीडियन है, और लेट सपोज कि जी इसका मिड पॉइंट है ना, मतलब मध्य वो है, सेंट्रोइड है, तो एजी से लेकर और जीडी का रेशियो सब जानते हैं 2:1 होता है। लेकिन अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और मिलाने पर ये एम पर कटा, तो ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि ए एम से लेकर और एम जी का रेशियो क्या होता है। ए एम से लेकर एम जी का रेशियो क्या होता है? जैसे कि ये मिले तो ए से लेकर ओ तक का रेशियो और ओ से लेकर जी तक का रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑलवेज 3:1, हमेशा 3:1 का होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू पर भर भर के क्वेश्चन एग्जामिनर हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछता रहता है, याद रखिएगा। और एई से लेकर ईसी का रेशियो, यानी कि एई से लेकर और ईसी का रेशियो, एई से लेकर ईसी का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या, ये 2:1 कैसे लिखा है? ये गलत लिखा हुआ है ना भाई। देखो ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो मीडियन तो इसको बराबर भागों में बांटेगी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसी पर चर्चा करनी है, हो सकता है कि टाइपिस्ट ने कुछ मिस्टेक कर दी हो, ये 1:1 होगा, इसको 1:1 कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सर बीई एक मीडियन है और मीडियन भुजा को बराबर भागों में बांटती है, तभी तो मीडियन होगी। तो इसका मतलब एई से लेकर ईसी का रेशियो जो है वो हमेशा 1:1 का होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि ये रेशियो 3:1 का होगा, बाकी तो हम जानते ही हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये हमारी प्रॉपर्टी थी मीडियन की। मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर मैंने काफी सारी स्लाइड्स रखी हुई हैं, और हर एक मीडियन की, मतलब मैंने आपको बोला ना कि 10 से लेकर 11-12 किताब मैंने देखी हैं, और जो जो मुझे बढ़िया बढ़िया लगा सब मैंने उठा के रख लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात गारंटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो आपको मैंने बोला कि जो पूरा का पूरा मीडियन होता है वो 6 ट्रायंगल में बंटता है, और 6 ट्रायंगल जो होते हैं उनके एरिया बराबर बराबर होते हैं। आप बोलेंगे जी सर बराबर बराबर होते हैं, तो मैंने 6 के 6 ट्रायंगल के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल का 1/6 होगा, क्योंकि 6 बराबर भागों में बटे हैं। आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे देखते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 3 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ मीडियन की साइड का स्क्वायर। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर मीडियन दी गई हैं तो उनकी भुजाओं का 3 गुना का स्क्वायर, जैसे ए बी बी सी और सी ए, 3 गुना का स्क्वायर बराबर 4 गुना होता है उसकी मीडियन के स्क्वायर के बराबर। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दूं और इसमें से 2 मीडियन दे दूं और 1 मीडियन निकलवाऊं, निकाल सकते हो, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने नीचे लिखी है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि हर एक चीज को बहुत तरीके से निकाला गया है किताबों से। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, मीडियन के साथ तो रिलेशन आपको बता दिया गया, लेकिन मीडियन के साथ जो छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, कैसे सर? ए से लेकर वर्टेक्स से लेकर जी, बी से लेकर जी और सी से लेकर जी, दिख रहा है? ए जी बी जी और जी सी जी, सिर्फ और सिर्फ भुजाएं जो होती हैं वो 3 गुना होती है इन सबके स्क्वायर के बराबर। अगर मीडियन के साथ होगी तो 4 गुना, और अगर सिर्फ वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक होंगी तो 3 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक एक चीजों को। आगे बढ़ाता हूं। उसके बाद अगर ये ट्रायंगल है और ये मीडियन बनी है और मीडियन के बीच में ये जो ट्रायंगल है, ये छुटको जो छुटको सा ट्रायंगल बना है, ये वाला कौन सा छुटकू ट्रायंगल? ईजीसी। ईजीसी, इस ट्रायंगल का एरिया और पूरे ट्रायंगल का एरिया हमेशा 1:12 में होता है। अब आप इस ट्रायंगल की बात करें या इस ब्लू कलर के ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो सेम ही है, और ये जो ट्रायंगल बचा है ये वाला, तो आप देखेंगे कि सर आप देखते जाइए उधर, जीईएफ, जीएफडी और जीडीसी 1/12 होगा पूरे ट्रायंगल एबीसी के बराबर। 1/12 होगा पूरे ट्रायंगल एबीसी के बराबर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक छोटी सी बात नीचे लिखी हुई है, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर आपको ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियन आती है तो मीडियन इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो देखो ए बी डी का एरिया ए सी डी के एरिया के बराबर होगा और पूरे त्रिभुज ए बी सी के एरिया का हाफ होगा। बहुत सिंपल सी बात है, लिख के इसलिए दिखा दिया गया ताकि दिमाग के अंदर एक बार क्लास देखने के बाद चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा ये, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इस क्लास को बनाया गया है और आप लोगों के अप्रिसिएशन की बहुत नीड रहेगी। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। सर इन सेंटर डिवाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी है, ये पेपर में आएगा तो वही कर पाएगा जिसको नॉलेज है। देखिएगा सर, आपको पता है ए आई से लेकर आई डी, बी आई से लेकर ई डी और सी आई से लेकर आई सी आई एफ, सबको पता है 2:1 का रेशियो होता है, लेकिन इनकी भुजाओं के साथ क्या रिलेशन होता है, ए बी और सी, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, है ना? वही जानेगा जो सर्च करेगा, और सर्च के लिए बच्चों के पास इतना समय नहीं होता। तो ए आई से लेकर आई डी का रेशियो, देखो ए आई से लेकर आई डी का रेशियो याद रखने का तरीका मैं आपको समझाता हूं कैसे याद रखना है इसको। ए आई से लेकर आई डी का रेशियो, आजू बाजू की साइड का सम, देखो बी प्लस सी, और सामने वाली साइड का रेशियो, सामने वाली साइड का रेशियो। ओके दोस्तों, अब देखो जरा, अगर आपको निकालना है बी आई से लेकर आई सी, बी आई से लेकर आई ई, तो आजू बाजू साइड का सम और सामने वाली साइड का रेशियो, ए प्लस सी रेशियो बी एंड सो ऑन, बी प्लस ए रेशियो सी। ठीक है जी, एग्जामिनर क्वेश्चन भर भर के पूछ सकता है और वही कर पाएगा जिस बच्चे को बेहतरीन नॉलेज है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि मीडियन के कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में कई बार आपने देखा होगा, जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत करते हैं और जो जानते हैं। आप देख रहे हो ना, अलग अलग बुकों से डायग्राम काट काट के लगा रखे हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से सेशन को डिजाइन किया गया है। सर ए डी बी ई और सी एफ मीडियन है, जिनकी लंबाइयां M1 M2 और M3 है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपको किसी भी ट्रायंगल की अगर भुजा दी, साइड दे दी जाए, तो आप एरिया आराम से निकाल देते हो हीरोज फॉर्मूला लगा के, या उस ट्रायंगल की शक्ल पहचान के कि ये इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या आपका विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन जब आपको किसी ट्रायंगल की मीडियन दी जाती है और मीडियन के थ्रू एरिया निकालना होता है, तो फिर उसका तरीका क्या होगा?
आप अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, जो ट्रायंगल आपका है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय MEA, यानी कि M1 M2 M3 को आप क्या करेंगे, ट्रायंगल की भुजा मान लेंगे और जो एरिया निकलेगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3 पता क्यों? 4 टाइम्स ऑफ साइड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन के कंसेप्ट पे थी, 4/3 ऑफ द एरिया होता है। अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो आपने क्या करना है कि M1 M2 M3 को ट्रायंगल की साइड मान लो और ट्रायंगल की साइड मानकर जो एरिया निकलेगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा। ये मीडियन के साथ ट्रायंगल का कोलैबोरेशन यानी कि रिलेशन मैंने बना के रख दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट पॉइंट थी। तो हमने ऑलमोस्ट सारे ट्रायंगल को कंप्लीट किया है। अब हमारा एक बहुत प्यारा सा ट्रायंगल बचता है जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है जिसको बोलते हैं इन रेडियस, तो इस इन रेडियस को निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होगा कि परपेंडिकुलर के साथ बेस जोड़ो, माइनस हाइपोटेनियस करो एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि लंब प्लस में आधार माइनस में कर्ण डिवाइडेड बाय 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, आगे देखेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सरकम रेडियस, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो सरकम रेडियस होता है, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना दूं, आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही मान लीजिएगा, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा है, तो इसका जो सरकम रेडियस होगा वो बिल्कुल इस हाइपोटेनियस का आधा होता है, यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस होगा उसका बिल्कुल हाफ होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सर AC का हाफ होता है, जो सरकम रेडियस होता है वो AC का हाफ होता है, और जो इन रेडियस होता है वो निकालने का तरीका आपके सामने मैंने यहां रख दिया है। ठीक है जी, यहां तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आइए, तो हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब कई बार होता क्या है कि कुछ पेपर में आपको इनके सेंटर की पोजीशन पूछता है कि भाई पोजीशन बताइए ट्रायंगल की कैसी होती है। जैसे अगर कोई ट्रायंगल एक्यूट है, पहले समझ लो हिंदी मीडियम वाली, एक्यूट का मतलब न्यून कोण, राइट का मतलब समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण। 4 तरीके के सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। ये 4 तरीके के सेंटर होते हैं, यानी कि सरकम सेंटर, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, सेंट्रॉइड यानी कि आप लोगों का केंद्रक, और ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। पहले इन सेंटर की अगर हम बात करें तो अगर एक्यूट ट्रायंगल होगा यानी कि न्यून कोण होगा तो ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो अंदर होगा, राइट एंगल में भी अंदर होता है और ऑब्ट्यूज में भी अंदर होता है। क्यों होता है अंदर? क्योंकि जो इन सेंटर होता है वो कोण समद्विभाजक होता है, तो वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। सरकम सेंटर जो होता है, जो आपका न्यून कोण होता है यानी कि एक्यूट होता है, उसके अंदर ही बनता है, अभी आपने देखा था। और राइट एंगल ट्रायंगल में कहां बन रहा था जी? हाइपोटेनियस पे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस पे, क्योंकि सरकम रेडियस वहीं से खींची जाती है। अभी जस्ट पीछे आपको बताया, डायग्राम में दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये रहा। यहां से अगर खींचोगे तो ये भी इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस, और ये भी इसकी रेडियस, इसलिए हाइपोटेनियस होता है। ठीक है जी। और जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, अगर मान लो अधिक कोण होगा तो सरकम रेडियस बनेगा बाहर। ठीक है, क्यों बनता है? क्योंकि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलने चाहिए। सेंट्रॉइड में इस तरीके से इनसाइड इनसाइड और इनसाइड ही होता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर को बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्थो सेंटर में ये 2 चीजें एग्जाम में कई बार आती हैं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है किसी भी त्रिभुज का, यानी कि लंब केंद्र राइट एंगल ट्रायंगल पे कहां पर होता है? तो सर उसके वर्टेक्स पर होता है, क्योंकि जहां पर तीनों के तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है यहां मिला, ए बी का परपेंडिकुलर यहां पर आया, बी सी का परपेंडिकुलर यहां पर आया, और इसका परपेंडिकुलर भी यहीं मिलता है, तो इसलिए ये कहां पर होता है? एट द राइट एंगल पे, सिर्फ राइट एंगल पर होता है डायरेक्ट। और आउटसाइड की हम बात करते हैं, यानी कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, जो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है यानी कि अधिक कोण होता है, तो अधिक कोण जो होता है वो हमेशा, अधिक कोण जो होता है उसका जो ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होता है वो हमेशा बाहर होता है। मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूं, क्योंकि जब आप इतने बिल्कुल पेशेंस और धैर्य से चीजों को समझ रहे हैं
तो हम भी बता सकते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गया ABC। तो दोस्तों अगर मैं इस A वाली भुजा को आगे लेके आऊं तो इसको ऐसे मिलाएंगे, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर आया। अगर मैं इस साइड को आगे ले जाऊं तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, तो यहाँ पर मिला। और इसका परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा, लेकिन पीछे मिलाएंगे तो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाहर मिलते हैं। इसलिए जो आपका अधिक कोण होता है, यानी कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा कहाँ होता है? आउटसाइड द ट्रायंगल। मैं ऑर्थो सेंटर पर इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि जो ऑर्थो सेंटर जो आपका होता है, इसके ऊपर राइट एंगल पर और इस पर पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है? एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें कहता है कि आर इसका इन रेडियस है, आर इसका इन रेडियस है, और इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो आपके पास हैं ए बी और सी। ए बी और सी तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या है? ए बी और सी है। तो सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है कि इन रेडियस के साथ आप पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को यानी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दें। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, मैं आपको इसको बताता हूं कि ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे करके। आपने बोला होगा सर किसी भी ट्रायंगल की रेडियस निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। ये तो पढ़ा ही होगा सभी बच्चों ने। एक्चुअल में दोस्तों यही तो है। अगर मैं आपको बोलता हूं आर, और सेमी पेरीमीटर जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, जो कि एरिया हो गया। और आपने बोला सर ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ये पेरीमीटर हो गया, तो डिवाइडेड बाई 2, यही तो लिखा हुआ है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 आर इंटू पी, 1/2 आर इंटू पी इज इक्वल टू एरिया। तो ये वही कहानी है कि ये एक यूनिवर्सल चीज होती है। आप किसी भी ट्रायंगल के अगर इन रेडियस को निकालना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और किसी भी ट्रायंगल के अगर आप सरकम रेडियस को निकालना चाहें, यानी कि बाहर वाले सर्कल को निकालना चाहें, तो आपको क्या करना है? तीनों साइडों का प्रोडक्ट कर दें आप और डिवाइड कर दें 4a, जहां पर जो a है वो इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का इंटीरियर रेडियस निकालने के लिए, इन रेडियस निकालने के लिए या सरकम रेडियस निकालने के लिए आप इन दो कंसेप्ट का यूज करेंगे अपने ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें होगी ट्रायंगल पर। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की तरफ, और 1 घंटे की क्लास के बाद ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं थ्योरम के ऊपर। आपको पता है कि ट्रायंगल में जो थ्योरम्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में थ्योरम से पूछे जाते हैं। अब आपको इस इतना क्लास देखने के बाद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एडी यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एंगल को काट रहा है। अगर ये एंगल को काट रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, और जहां से ये गुजरेगा, मान लो ये जहां से भी गुजरेगा, अगर सेंटर यहां पर कहीं पर दिख रहा है आपको, तो ये इसका इन सेंटर होगा, है ना। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही चीजें कनेक्टिविटी होती हैं आपकी। तो एबीसी एडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर है। एडी एक इंटरनल बाइसेक्टर है। अगर एडी एक इंटरनल यानी कि अंतः द्विभाजक है, तो दोस्तों जो ये आपका एबी का रेशियो और एसी का रेशियो होता है वही आपका बीडी का रेशियो और डीजी के रेशियो के बराबर होता है। इनके रेशियो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। एक तो ये ध्यान रखना है, और एक क्या ध्यान रखना है कि सर ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करके माइनस बी डी को डी सी से मल्टीप्लाई करके, ए बी को मल्टीप्लाई करके ए सी से, बी डी को मल्टीप्लाई करके डी सी से, इनका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा इस लाइन सेगमेंट जो आपका रेखाखंड है जो उसको बराबर भागों में बांट रहा है उस एडी के स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों ही प्रॉपर्टी पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने देखा कि सर ये जो एडी है ये इंटरनल बाइसेक्टर था, लेकिन अगर यही एडी एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता, क्योंकि जब इंटरनल बाइसेक्टर पढ़ाया गया है तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी आपको पता होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप देखेंगे कि सर ट्रायंगल हमारा वही था एबीसी, ये देखो ट्रायंगल हमारा वही था एबीसी, लेकिन इस बार जो एंगल ए है ना उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर बाहर कट रहा है, इसीलिए तो ये एंगल दो को बराबर बराबर कट रहे हैं। तो इस केस में प्रॉपर्टी तो वही जाएगी कि सर ए बी अपॉन में ए सी। देखो जरा ध्यान से,
ए बी अपॉन में ए सी, लेकिन इस बार जो होगा वो बी डी के अपॉन में सी डी होता है, बी डी के अपॉन में सी डी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की। इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाता है। अगला पॉइंट, थ्योरम का मैंने नाम लिख दिया है, लेकिन थ्योरम के नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में चीजें ऐसे आएंगी कि एडी एक ऐसी लाइन है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये एक मीडियन है, ये एक माध्यिका है। और माध्यिका जो होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से कि आजू बाजू की साइड का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर, सॉरी बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हैं कि इस बी डी को मॉडिफाई करके, इस बी डी को मॉडिफाई करके आप बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, ऐसे भी यूज हो जाता है कई बार ये। या आप बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी बाय 2 का स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर बाय आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात ये? चलिए ठीक है, तो ये अपोलोनियस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होती है। आइए अब समझते हैं। अब एक ही त्रिभुज के अंदर एक तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, देखो ये रहा, और एक हमारा जो एडी है ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होगा कि ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये बराबर बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर जब एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब और एक एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, तो जो इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल है, ये वाला जो एंगल बना हुआ है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये एंगल दोनों जो बेस के एंगल है उनके डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है, उनके डिफरेंस का क्या होता है? हाफ होता है। ठीक, आगे देखिएगा, अगला देखते हैं। अगर मान लो कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर दो मीडियन खींची गई है, एक मीडियन है CF और एक मीडियन है BE, लेकिन ये मीडियन जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। अगर मीडियन 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है? आपको वो करना है जो एग्जामिनर चाहता है। क्या चाहता है एग्जामिनर? कि AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, यानी कि जो आजू बाजू की साइडें हैं इनका स्क्वायर बराबर 5 गुना होगा सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीडियन की। दोबारा से आप देख पा रहे हैं ना, मीडियन का बहुत जबरदस्त रोल होता है। अगर मीडियंस आपस में परपेंडिकुलर कट रही हैं, तो मीडियंस जो होती हैं वो हमेशा आजू बाजू साइड का स्क्वायर का सम बराबर 5 गुना होता है उसी साइड के अपोजिट जो रिमेनिंग साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से आप लोगों के सामने। इसमें देखेंगे यहां पर भी बिल्कुल वही चीज है कि सर यहां पर जो AD है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मीडियन है और EC भी आपकी मीडियन है। अब बेसिक तरीके से अगर बच्चा करने लगे एग्जाम में, तो वो बोलेगा सर ये वाली साइड बराबर होगी, ये वाली साइड बराबर होगी, फिर राइट एंगल वगैरह बनाता रहेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। डायरेक्ट क्या होता है जी? 4 टाइम्स ऑफ दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम, AD प्लस में EC, 4 टाइम्स ऑफ दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 5 गुना उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि हाइपोटेनियस। 4 गुना होगा ED प्लस में AD का स्क्वायर बराबर में 5 गुना होगा AC के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज को अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में नोट रखना। अब आते हैं कि जब कंडीशन होती है कॉन्ग्रेंसी की, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्या कहानी बनती है। मैंने सारी की सारी चीजें एक ही स्लाइड में लगा दी हैं ताकि बार बार मुझे स्लाइड चेंज ना करनी पड़े। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर या तो तीनों एंगल बराबर हो जाएं, या तीनों साइडें बराबर हो जाएं, या दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए, या दो साइड एक एंगल बराबर हो जाए, या साइड एंगल साइड हो जाए, या एंगल साइड साइड हो जाए। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी ना। यही चीज मैंने इन डायग्राम के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है कि देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं कि सर ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाली साइड का रेशो भी इसके बराबर होगा।
ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 55 है, ये वाला एंगल 55, यानी जितना एंगल आर होगा उतना ही एंगल ए होगा, है ना। आगे देखो सर, ये वाला एंगल 120 है, ये वाला एंगल 120 है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 4 है, तो जितनी साइड ये बनेगी उतनी साइड का रेशियो इसके बराबर होगा। इसी तरीके से ये रहा सर 45 डिग्री ये रहा, बहुत बढ़िया, 45 डिग्री ये रहा, 50 डिग्री ये रहा, 50 डिग्री ये रहा, यानी जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल पी होगा। यही तो कहानी है सारी। तो सिमिलरिटी लगाते टाइम आप लोगों ने यही चीज अपने दिमाग में रखनी है, और ये एंगल साइड वाइड का ये खत्म करो, क्योंकि ये चीजें आपके एकेडमिक लेवल तक थी। अब करना क्या है कि डायग्राम के अंदर देखनी है चीजें, चील की निगाह होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। चील की निगाहों से क्वेश्चन को देखना है कि कहां कहां पर ट्रायंगल बन रहे हैं और कहां कहां पर साइडें इक्वल जा रही है ना। आगे क्या बोल रहा है भाई, ये तो बहुत आसान चीज है। क्या कह रहा है कि सर ये 5 है, ये 13 है, ये 5 है, ये 13 है, कह रहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे हो गए जी? सर दो साइडें बराबर होगी और ये एक एंगल बराबर हो गया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि सर इनके जो एरिया का रेशियो होता है, इनके जो एरिया का रेशियो होता है वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है सभी के ना। लेकिन स्क्वायर हटा के मैंने यहां पर स्क्वायर रूट पहले ही लगा दिया, तो बात बराबर होगी ना। अब क्या क्या होता है जब दो त्रिभुज आपके सिमिलर होते हैं, तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है या उनके एरिया का स्क्वायर रूट का रेशियो होता है वो बराबर होता है उनकी रेशियो के साइड के बराबर, भुजाओं के बराबर, एल्टीट्यूड्स के बराबर, ऊंचाइयों के बराबर, इन रेडियाई के बराबर, मतलब जो भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे, जो इसकी शक्ल वही उसकी शक्ल, जो इसके अंदर वही इसके अंदर, सरकम रेडियस तो इसका भी सरकम रेडियस, इसका पेरीमीटर तो इसका भी पेरीमीटर, इसका एंगल बाइसेक्टर तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर, सब आपस में बराबर होते हैं। सिमिलरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहीं से ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखो जरा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। हालांकि ये है थेल्स थ्योरम, सब बच्चे इसको जानते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आपकी कंपटीशन एग्जाम में। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि सर अगर एक त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं आपस में पैरेलल हैं, अगर ये समांतर हैं, तो थेल्स थ्योरम के अंदर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं। कौन कौन से सर? ए डी और ई, और ए बी और सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो आपको बताना है कि डीई और पैरेलल है इसकी, यानी कि अब रेशियो देखना है एडी के साथ डीबी का रेशियो। मैं लिख देता हूं सारी वैल्यू को, एडी के साथ डीबी का रेशियो बराबर होगा एई के साथ ईसी का रेशियो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जो एडी का रेशियो होगा वो एबी के साथ, जो एई का रेशियो होगा एसी के साथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जो एडी अपॉन में डीई लिया तो यहां कंप्लीट साइड एबी अपॉन में बीसी लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर एई के साथ अगर डीई लिया तो एसी के साथ नीचे आपने बीसी लिया। इस तरीके से आप थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें बराबर हो गई। अब यहां पर एक पॉइंट ये निकलता है कि सर ये तो थेल्स थ्योरम तो समझ में आ गई है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको थेल्स थ्योरम के अंदर ये बोल दिया जाए कि डी और ई इसके मिड पॉइंट हैं, अगर ये मध्य बिंदु हैं, तो अगर ये मध्य बिंदु हैं तो बीसी और डीसी में एक रिलेशन निकलता है कि बीसी भुजा जो होती है उसका आधा करने पर आपको डीई मिल जाता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो ये कब होता है? जब ये मिड पॉइंट होता है। और अगर ये मिड पॉइंट होता है तो यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल ए डी और ई और ट्रायंगल ए बी और सी, इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप स्क्वायर करेंगे इसका तो प्यारे दोस्तों ये 1:4 हो जाता है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि मिड पॉइंट के अंदर जो एरिया का रेशियो होता है 1:4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जब सिमिलर होते हैं तो एरिया स्क्वायर रूट यानी कि साइड का स्क्वायर, इसीलिए यहां पर क्या करा गया है? स्क्वायर करके लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे क्या है, ये देखो भाई, ये चीज हमने वैसे पहले भी डिस्कस कर दी है, हालांकि मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखो, आपको मैंने बताया था पीछे कि जब आपके पास एक ट्रायंगल में मीडियंस जाती हैं तो ये मीडियन 6 ट्रायंगल में इक्वल इक्वल डिवाइड होती हैं। जैसे कि ये 2 पार्ट, ये भी 2 पार्ट, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। इसीलिए ये नीचे 2 और 2 क्या लिखा हुआ है, 4। ये वाला 2 आपके पास ये लिखा हुआ है, ये वाला 2 आपके पास ये लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 1 बचता है और ये 3 बचता है। तो ये बात आपको समझनी है सर, ये 1 और 3 के रेशियो में जाता है। ठीक है जी, क्लियर है, 1 और 3 के रेशियो में जाता है। तो यहां से किसी भी तरीके से, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है और पूरे के पूरे ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:12 होता है। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ पार्टीशन। मतलब एरिया ऑफ पार्टीशन तभी संभव होता है जब मिड पॉइंट्स पे जाके चीजें मिल रही होती हैं। और मिड पॉइंट्स पे क्यों मिल रही हैं, क्योंकि AC और आप लोगों का जो BED है वो एक मीडियन है, यानी कि माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से, हालांकि इसको हम मेंसुरेशन में पढ़ाते हैं लेकिन मैंने यहीं डाल दिया इस चीज को। अगर आपके पास प्यारे दोस्तों ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो पैरेललोग्राम में ये वाली साइड और ये वाली साइड और AD और ये दोनों बराबर होते हैं। अगर इस साइड का मिड पॉइंट आपके पास Q है और इस साइड का मिड पॉइंट आपके पास P है, तो ये कुछ डायग्राम मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया होता है 1/4 होता है, ये वाला जो एरिया होता है 1/4 होता है, और ये जो एरिया बचता है 1/8 बचता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि पैरेललोग्राम के अंदर बना ट्रायंगल, ये वाला पैरेललोग्राम के अंदर बना ट्रायंगल पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का 3/8 रेशियो बनता है। यानी कि अगर आप 3/8 कर देंगे पूरे के पूरे पैरेललोग्राम ABC और D का, तो आपको पता क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रायंगल PQ और D का एरिया। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम SSC के अंदर तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, प्यार है SSC को इस क्वेश्चन से, कई बार पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आते हैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो बिल्कुल यूनिक एंड डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग को जब एग्जाम में मिलते हैं तो वो यहां से देखने को आपको मिलेंगे। OA एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो DM बराबर DN होता है। अगर ये मान लीजिए कोई एक ऐसी फिगर है और इस फिगर में ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये जो DM की लंबाई होती है ये आपके DN के बराबर होती है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं लैडर। जब एक ट्रायंगल में सीढ़ियां लगी होती हैं इसको बोलते हैं लैडर थ्योरम। तो 90 डिग्री का बन रहा है, यहां पर A से लेकर D पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। BAC ये 90 डिग्री है, BFD यहां पर भी 90 डिग्री है, ADC यहां पर भी हर जगह 90 डिग्री है, DEC ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ऐसे ट्रायंगल में जब 90 डिग्री की आपको डायग्राम बनता है तो ये जो DH होता है, अब देखो जरा कहानी क्या है। सबसे पहले ये जो बीच वाली साइडें होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगर आपको HG की लेंथ बतानी है, यानी कि आपको इसकी लेंथ बतानी है, तो इसकी लेंथ बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो अगल बगल की साइडें हैं उसका 2 टाइम्स ऑफ CG इंटू BH। कैसे, देखो यहां की जो लेंथ बतानी है, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को रूट करके प्रोडक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो AD की लंबाई होती है इस केस में, वो आपके ये जो 2 परपेंडिकुलर डले हुए हैं ना, FH और EG, इन दोनों के सम के बराबर होती है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये ऐसी चीजें होती हैं बच्चे ढूंढ नहीं पाते और डायग्राम में फंसे रह जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ाता हूं, क्रॉस लैडर थ्योरम। क्रॉस लैडर थ्योरम क्या है कि एक लैडर सर यहां पर है, एक लैडर सर यहां पर है और एक लैडर यहां पर है। तीनों लैडर जो है, तो बीच वाली लैडर होगी इसका अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल। बाकी 2 लैडर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होती है।
यानी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। मल्टीपल लैडर, आप मल्टीपल लैडर को पहचानिए। अगर मल्टीपल लैडर्स आपके पास भारी भरकम सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले सर आपको पता है कि जो 1/x होगा, 1/y होगा, वो 1/c के बराबर होगा। ये इसके लैडर है। देखो पहला पॉइंट ये रहा। अब आगे देखते हैं सर, 1/a 1/b इक्वल टू इसका बीच वाला मिडिल लैडर ये रहा 1/f। मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। आगे बढ़ाता हूं। थर्ड पॉइंट 1/x प्लस 1/b किसके बराबर होगा? इस लेटर 1/d के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे लेटर्स थ्योरम जो है वेरीफाई होती हैं। ठीक है, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम उस लेवल तक बात कर रहे हैं जिस लेवल पर हद पार हो जाती है एग्जाम में। कहते हैं ना कि हद पार पेपर आ गया, तो उस तरीके से मैंने ये सेशन अरेंज किया हुआ है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि आप पढ़े इसको एक बार। देखिएगा, द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद पेरीमीटर p एंड इंटीजर साइड लेंथ इज गिवन बाय। जब किसी ट्रायंगल में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने होते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना है, कहां से बना है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाली क्लास है। इसमें हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर p एक इवन नंबर है, अगर मान लो p आपको एक इवन नंबर दिया गया और p क्या है? पेरीमीटर यानी परिमाप। अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर या तो इवन होगा या ऑड होगा, दो ही चीज तो होंगी। अगर इवन है तो p का स्क्वायर डिवाइड बाय 48 करो, आपको डायरेक्ट पता लगेगा कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। और अगर ऑड नंबर है तो p प्लस 3 का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 48। यूनिक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये भी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको बोला गया कि g इसका सेंट्रोइड है, देखो ये मीडियन का फिर क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी आपको बताया था और ये चीज आपने देखी भी थी कि जब दो मीडियन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, तो हमने बोला था कि दोनों साइडों का स्क्वायर का सम बराबर 5 गुना होता है सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहां पर कहानी कुछ अलग है कि अगर AG बराबर BC की हो जाए, यानी कि जो ऊपर से इस वर्टेक्स है ये वाली साइड अगर इसके बराबर हो जाए, तो यहां पर एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये क्वेश्चन SSC का चहिता क्वेश्चन है, दिल के पास का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, 90 डिग्री डायरेक्ट होता है। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन का एंगल। तो उसी पर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2020 में और 21 में SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, जो कि रिसेंटली मुझे याद भी है। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं ADE की, तो 1/2 x इंटू एल साइन ए। ठीक है जी। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करोगे तो 1/2 x प्लस वाई एल प्लस एम इंटू साइन ए। ये रहा। 1/2 से 1/2 कटेगा, साइन ए से साइन कटेगा। क्या इस बात को लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। एप्लीकेशन को समझ जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट कब होता है? जब बीच में 90 डिग्री होता है ना? जब बीच में 90 डिग्री होता है। अगर मान लो इन सभी ट्रायंगल, देखो आप एक बात को समझना कि ऐसा नहीं कि कभी भी आप ऐसे सोचें कि सर ये ट्रायंगल मान लो ABC हो गया, या मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल है, कोई ऐसा ट्रायंगल है मान लो ABC, ये ट्रायंगल है मान लो, तो इस ट्रायंगल की हाइट तो बाहर आएगी। तो ऐसा नहीं कि ट्रायंगल की हाइट हमेशा अंदर ही होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है AB और D, इसकी हाइट कहां पर है? यहां पर है। अगर मैं आपको बोलता हूं एक ट्रायंगल है AB और E, इसकी हाइट कहां पर है? यहां पर है। इसी ट्रायंगल से ACG की हाइट H है, ये है आपके पास, है ना? तो बोला गया है अगर हाइट सेम है तो एरिया इंटू बेस, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना छोटे छोटे ABD, ADE, AEF, AFG और AGC, ठीक है, इन सभी का जो हाइट है वो सेम है, तो रेशो भी इन सबका आपस में क्या होगा? इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल के बारे में जो आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये यहां पर आपके पास AD है,
तो AD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, देखो ऐसे याद रखेंगे, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि AB का जो स्क्वायर होगा प्लस में CD का स्क्वायर होगा बराबर में BC का स्क्वायर होगा प्लस में AD के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है इसलिए उठा के रख दी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसको हम ट्रायंगल के अंदर भी पढ़ते हैं और इसको हम लोग मेंसुरेशन पार्ट में भी पढ़ते हैं। तो यहां पर बता देते हैं आपको कि अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और इन परपेंडिकुलर की लेंथ P1 P2 और P3 होती है और साइड इसकी A है, तो इसकी जो भुजा होती है वो 2/√3 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 आपने पढ़ा होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3/2 √3/2 ऑफ ए, और √3/2 ऑफ ए जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, यानी कि जो हाइट होती है ना वो इन तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है वो तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है। ये आप साइड के साथ रिलेशन लिख सकते हैं, 2/√3 P1 P2 P3। आगे बढ़ाते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सर अगर O इज द पॉइंट ऑन मीडियन AD, देखो AD एक मीडियन है, अगर मीडियन है तो इसका मतलब दोनों साइडें बराबर होंगी और O इसका यानी कि पॉइंट है। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD। AD जो O है उसका मिड पॉइंट है, सेंट्रोइड नहीं है। सेंट्रोइड होता तो 2:1 में डिवाइड होता, लेकिन ये मिड पॉइंट है। तो ये जो BE होता है ना, यहाँ से जो मान लो लाइन सेंटर से पास करती है, तो इस साइड का रिलेशन इसके साइड होता है हमेशा 1:3 का। अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक मीडियन है और उस ट्रायंगल के सेंटर से अगर वो मीडियन पास करती है, दूसरी लाइन एक पास करती है, तो वो जो रेशियो बनता है वो हमेशा 1:3 का बनता है। इसमें एक साइड एक गिवन होती है और दूसरी साइड आपको डायरेक्ट निकालनी होती है। ठीक है जी, चलो ये चीज हम लोगों ने वैसे पहले डिस्कस कर दिया कि 1/4 होता है एरिया पूरे ट्रायंगल ABC का। तो जो DEF होता है, देख लो आपको बता देता हूँ, जो DEF होता है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया सारे बराबर बराबर होंगे, है ना। तो इसलिए 1/4 ऑफ द पूरा ट्रायंगल ABC, क्योंकि पूरा का पूरा 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऊपर एक साइड में एक इधर और एक बीच में, तो 1/4 हो जाएगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये लैडर थ्योरम मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आपने लैडर थ्योरम देख ही लिया पीछे, इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। हाँ ये देखेंगे आप लोग, यहां पर एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात समझनी होगी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके जो सेंटर होते हैं, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सरकम सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे वो सेंट्रोइड हो, सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। इसीलिए यहां पर जो लिखा हुआ है AG से, ये 2:1 भी लिखा हुआ है और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, मीडियन की तरह भी काम करती है वो साइड। तो आपको बोला गया सर AD जो है, AD 3 यूनिट हो जाएगा भाई, 2:1 है। AG बनेगा 2 यूनिट और GD बनेगा 1 यूनिट, तो BC कितना है जी आपके पास 2√3। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस केस में ऑलरेडी 3√3 n स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो √3/4 ऑफ भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 4 इंटू में 3, √3 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कटेगा तो 3√3 आ गया ना, ये देखो। ठीक है, तो इसका यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे जैसे साइडें होती है उसी हिसाब से हम 3√3 भुजा का स्क्वायर करके हम एरिया निकालते चलते हैं। ठीक है, आगे आइए, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर यहां जा रहा है तो BD का स्क्वायर जो होगा वो AD इंटू DC के बराबर होता है। पहली पॉइंट ये होता है, आप सिमिलरिटी लगा के भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद ये जो BD होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे जो BD होता है, अगर सिमिलरिटी लगाते हैं आप, तो BD जो होगा वो AB इंटू BC डिवाइड बाई AC। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, AD इंटू AC
ये सब सिमिलरिटी से आते हैं। AD इंटू AC बराबर AB का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर आपने AD इंटू AC कर दिया तो इसी तरीके से आप CD इंटू AC करके आप BC का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो AC से AC कटेगा, आपको मिलेगा AD अपॉन CD बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। चारों प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी से ही इन चीजों को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर हमने बोला कि सर अगर ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो सिमिलरिटी के हिसाब से आप इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालना जानते हैं। वैसे तो यहां पर और भी लिखा हुआ है कि AB प्लस BC माइनस में AC डिवाइडेड बाई 2 होता है, कि माइनस में रखेंगे इसको। ठीक है, इन रेडियस निकालने के लिए। तो या तो आप इस तरीके से कर लें इस प्रॉपर्टी में, ये मैंने देखा था प्रॉपर्टी को। अगर आप इस बात को जैसे आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है, तो अगर आप इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो आप उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहां से फिर दोबारा से कुछ नए प्रॉपर्टीज आपके सामने देखने को मिलेंगी आप लोगों को। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर ये आपके पास एक अंदर वाले सर्कल का रेडियस है और ये आपके पास बाहर वाले सर्कल का रेडियस है, ऊपर वाले सर्कल का रेडियस है। और ये जो एंगल बन रहा है ये कॉमन एंगल दोनों में थीटा है। ठीक है जी, कॉमन एंगल दोनों में थीटा है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ऑलवेज साइन थीटा। हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एग्जाम में डायरेक्ट इसको पूछा जाता है। तो अगर किसी अगर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है और एक छोटा सर्कल ऊपर है, तो इनका जो रेशियो होता है वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं, 1:3 की फॉर्म बनती है उसमें। और r माइनस आर और r प्लस आर इक्वल टू साइन थीटा। और ये आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो ये रहा 1:3 का, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो रेशियो होता है वो हमेशा कितने का होता है जी, 1:3 का। ठीक है, सेम डायग्राम है बिल्कुल एज इट इज, कि ये रेडियस हो गया इस सर्कल का और ये रेडियस इस सर्कल का हो गया। इन दोनों सर्कल की रेडियस में रिलेशन जो होता है वो 1:3 का होता है, 1:3 का रिलेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं राउट थ्योरम। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है और सीएचएसएल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। दो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चा सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो सर, सीडी, ये जो सीडी है और डीबी है इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और एई है और ईसी जो है इक्वल टू वाई। और बी से लेकर एफ का जो रेशियो है, बी से लेकर एफ का जो रेशियो है और एफ से लेकर सी का जो रेशियो है, ठीक है, बी से लेकर एफ का और एफ से लेकर सी का रेशियो जेड मान लिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, आप देख पाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर जिसको मैं रफ कर रहा हूँ। और जो पूरा ट्रायंगल एबीसी है उसमें एक्स वाई जेड -1 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1, एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 1 और वाई जेड प्लस। ये बहुत बेहतरीन है, मतलब जो बच्चा इस बात को जानता होगा वो इस डायग्राम को हिला सकता है, नहीं तो इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलने का है, नहीं तो बहुत समय लगेगा। तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी को एक्स वाई जेड, और ये रेशियो आपको दिया होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको इनका रेशियो या एक ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल के एरिया को निकालना होता है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं। स्टवर्ट्स थ्योरम। स्टवर्ट्स थ्योरम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसका एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में काफी ज्यादा रूल रहता है। देखो भाई, यहां पर आपके पास एक सीवियन है, ठीक है, या आप मान सकते हैं कि भाई यहां पर कोई एक लाइन सेगमेंट है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं कुछ दी गई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एम और एन है और ये डी है। तो भाई ये जो है आपके पास बी स्क्वायर इंटू एम। ठीक है जी, देखो इसको ऐसे याद रखते हैं, बी स्क्वायर इंटू एम सी स्क्वायर इंटू एन, बी स्क्वायर इंटू एम सी स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, इन दोनों का सम और प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, रिटर्न एज मैन डैड बी एम बी एन सी एन सी, यानी कि मैन इज डैड पुट अ बॉम्ब इन सिंक। ऐसे भी कई लोग बता देते हैं, इसको मैंने लिख दिया वैसे ही, पर इसका कोई वो नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर एबीसी की जगह कुछ और हो गया तो पापा मम्मी सब हट जाएंगे। आप ऐसे ध्यान रखिए, इसका स्क्वायर के साथ ये प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर के साथ ये प्रोडक्ट, और ये साइड का सम इसके साथ प्लस में डी स्क्वायर, ऐसे याद रखें इसको आप। ठीक है,
इसको ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। सीवेंस थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है आपके पास कि सर जो बीडी डायग्राम में दिख रहा है, सर बीडी सीई और एएफ, ये मैंने आपको अभी बताया था कि बीडी सीएफ और एएफ एक साइड छोड़कर एक साइड बराबर डीसी एई और एफबी, ठीक है, बराबर इसकी होता है। एक एक साइड छोड़कर प्रोडक्ट बराबर होता है। और अगर यही चीज परपेंडिकुलर होती तो फिर इनका स्क्वायर होता। जैसे यहां से अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बच्चों ने पूरी क्लास को देखा होगा, तो ये स्क्वायर के बराबर कब होता है? जब परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर इस तरीके से यूज करते हैं। आगे बढ़ाते हैं। ये थ्योरम थोड़ी सी अटपटी थ्योरम है, हालांकि इस पर एसएससी ने सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा है, वो भी सीजीएल मेंस में, लेकिन फिर भी मैंने कवर कर दिया क्योंकि कंप्लीट वीडियो में बनाना चाह रहा हूं इस चीज को। मेनेलियस थ्योरम, लेट्स द पॉइंट डी एंड ई एफ बी सी पर है, ए सी पर है और एफ पर है, ठीक है जी। ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन द पॉइंट ऑफ द रेशियो ए एफ टू द बी एफ, बी डी टू द आपका सीई, ठीक है, बीडी से लेकर और सीडी का रेशियो, बीडी से लेकर और सीडी का रेशियो, और सीई से लेकर और ईए का रेशियो, ये हमेशा -1 के बराबर होता है, ठीक है जी। एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि बार बार रिपीट कर ले, क्योंकि ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री होती है। अगेन ये आपने डायग्राम कई बार देखा होगा, पेपरों के अंदर घूमता हुआ आता रहता है। आपको इस तरीके से ट्रायंगल बना बना के एंगल दे देता है, ये वाला एंगल पूछ लेता है आपसे। तो ये जो एंगल होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ द इक्वल साइड्स, जितनी इक्वल साइड्स होती हैं उतना। जैसे मान लो कई बार बोलता है ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो जितनी इक्वल साइड्स होंगी उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर एंगल या 180 डिग्री के अकॉर्डिंग चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, ये देखो यहाँ पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर है यानी कि ऑर्थो सेंटर है, परपेंडिकुलर है यानी कि क्या है? ऑर्थो सेंटर। तो सर ई एफ एफ डी, ठीक है। अब कैसे करना है ये ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये एंगल आपके पास ए है, तो ये साइड ए है, ये आपके पास साइड बी है, और ये साइड आपके पास सी है। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर और कैपिटल आर है सरकम रेडियस और इन रेडियस। तो इनका जो रेशियो होगा सम के बराबर इस तरीके से होगा, यानी कि ई एफ अपॉन में ए, एफ डी अपॉन में बी, और डी ई अपॉन में जो आपके पास सी होता है वो आपका आर अपॉन में आर, इस कैपिटल आर के बराबर होता है, ठीक है। कुछ ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमने बताई थी आपको, आइसोसेलेस, ऑब्टयूज, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है? अगला पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लो एक इक्वी डिस्टेंस, मान लो यहां से, अगर ये इस सर्कल का रेडियस है, तो आपको पता है कि सर ये यहां से क्या है? एक टेंजेंट है। तो अगर ये y है तो ये भी y, ये x है तो ये भी x, ये z है तो ये भी z। इस सर्कल का रेडियस निकालने का तरीका, इस सर्कल का रेडियस निकालने का तरीका, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। इस सर्कल का रेडियस निकालने का तरीका, अंडर रूट में एक्स वाई जेड, यानी कि जो डिस्टेंस दी गई है, और डिवाइड बाय उसका सम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है ये भी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ए आई से लेकर आई डी, ठीक है जी, ए आई से लेकर आई डी, ये आई डी क्या है? डी, ये पॉइंट ये वाला है, ए आई से लेकर आई डी, ठीक है। ये रेशो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इसको याद करने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे डिस्कस कर ली हैं कि जब आपको ये रेशो निकालना होता है तो आजू बाजू की साइड का स्क्वायर का सम के साथ ये रहता है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीजें बताई थी, तो इनको करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। ये भी सेम वही पॉइंट्स हैं, हटाओ इसको यहाँ से। बाकी ये लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल के बराबर होता है। इन सेंटर और सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज थी, जिनको दोबारा से स्लाइड में लगा के एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो यहाँ पर एंगल हाफ लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है आप लोगों ने। डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी है, इन सेंटर और सरकम सेंटर। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो डी स्क्वायर बराबर में कैपिटल आर ब्रैकेट में आर माइनस 2r। आपको पता है कि कैपिटल आर क्या होता है जी? सरकम रेडियस, और स्मॉल आर क्या होता है? इन रेडियस। और अगर इसका रिलेशन आपको इस तरीके से निकालना है तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी, आर प्लस डी इक्वल टू 1/r, तो आप इसको यहां से ध्यान रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। हालांकि ये इससे ही बना हुआ है,
अगर आप इस चीज को देखेंगे तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन जाती है, उसी से इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये देखिएगा, सरकम सेंटर, जैसे सरकम सेंटर होता है ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे एम डी एम ई और एम एफ, एम डी एम ई और एम एफ परपेंडिकुलर अगर हैं किसी ट्रायंगल के अंदर और बाहर सरकम रेडियस है, तो ये रेशो होता है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के बराबर। ठीक है, एम डी कॉस ए, एम डी कॉस ए, एम ई कॉस बी और एम एफ कॉस सी के बराबर होता है। ये रेशियो रहता है कॉस की फॉर्म में, और इस तरीके से सेक की फॉर्म में भी बनता है। तो दो तरीके से, जब बाहर सर्कल बन रहा है तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और जब परपेंडिकुलर है तो यहां पर ओडी। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने क्या करा, एम डी एम ई और एम एफ, ठीक है, ये चीज होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखोगे ओ डी ओ ई और ओ एफ, ये सेक के बराबर है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा है। ये रहा आपके पास, ये सर्कल है और ये विदाउट सर्कल है। आगे देखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर मान लो ए बी इस पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो जो ट्रायंगल एबीसी है सेम बेस पर वही ट्रायंगल एडीबी का एरिया होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर रहेगा। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ द क्वेश्चन में यूज करते हुए डायरेक्ट देखें बार बार। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया, एंगल के सामने वाली साइड्स और रेशियो के सामने वाली साइड को बराबर करते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है। सिमिलरिटी बार बार नहीं लगानी है, तो उस तरीके से हम लोगों ने ये सिमिलरिटी को पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास एक मैक्सिमम स्क्वायर निकालना होता है तो उस स्क्वायर की साइड होती है परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये आपके स्क्वायर की साइड होती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपके पास सेकंड डायग्राम है तो इसमें आप बोलेंगे परपेंडिकुलर इनटू बेस इनटू हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इनटू बेस। ठीक है, दो डायग्राम तरीके के बन के आते हैं। अगर वैसा डायग्राम बना हुआ है तो आप ऐसे निकालेंगे, और अगर इस तरीके का बना हुआ है तो आप फिर इस तरीके से निकालेंगे, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये तभी हो पाता है एग्जाम में प्यारे दोस्तों, जब आप लोग इस तरीके की चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बने सबसे बड़ा स्क्वायर जो है वो आपके पास ये होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है कि ये तो इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी साइड है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और साइड दी हुई है, तो इसके बिहाफ पर आप लोग जो साइड निकालेंगे वो हाइट इंटू में साइड डिवाइड बाय हाइट प्लस साइड। और अगर आप इसके अंदर अपना दिमाग लगाने लगेंगे पेपर में तो हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। इस वीडियो को जिस बच्चे ने कंप्लीट देखा है उसको ज़्यादा समय लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एक स्क्वायर बना के रखा हुआ है इसने, तो इसमें सिमिलरिटी यूज होती है। सिमिलरिटी का मैंने आपको तरीका पहले ही बताया हुआ है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सिमिलरली आपको बोलेंगे सर यहाँ पर भी आगे आपके पास अगर 90 डिग्री है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। आपके पास यहाँ 90 डिग्री है तो अगर एक एंगल थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा। यानी कि तीनों के तीनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों एंगल बराबर जा रहे हैं। तो ये सिमिलरिटी का यूज होता है जब क्वेश्चंस में वैल्यू आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो जितनी भी थ्योरम्स में एट द लास्ट आपको करा रहा हूँ, ये सारी की सारी थ्योरम्स जो हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान रखनी है अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, 3 स्क्वायर्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 स्क्वायर हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर ये रहा, 3 स्क्वायर है, और इनके बीच में सर्कल फंसे हुए हैं। एक सर्कल यहाँ फंसा हुआ है, एक सर्कल यहाँ फंसा हुआ है और एक सर्कल यहाँ फंसा हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, और मान के चलना दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जब आएगा तो वही बच्चा कर पाएगा जो इसको डायरेक्ट ध्यान रखता है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम को भी देखना होता है। ठीक है,
तो ये जो जो रेडियस है आपकी, जैसे RS, RM और RL, इनका बेस दिया हुआ है, ये जीपी सीरीज में होती है हमेशा, इनका रेशियो जीपी सीरीज में होता है। तो जो RM होता है वो अंडर रूट में RL और RS के बराबर होता है, यानी कि जो बीच वाला जो सर्कल होता है इसकी जो रेडियस होती है वो बाकी की दो रेडियस के अंडर रूट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, अंडर रूट में प्रोडक्ट के इक्वल होती है बाकी की दो रेडियस। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाए गए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सेशन को मैक्सिमम शेयर करिएगा और सेशन को लाइक करेंगे आप लोग सभी बच्चे, और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट के नीचे जरूर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मॉरियंस थ्योरम क्या कहती है? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ हेक्सागन। यहाँ पर ये देखो, ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है बीच में, इसका एरिया क्या होता है कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको दिया होगा, आपको क्या करना होगा, सिर्फ 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, हालांकि कुछ साइडें आपको दी गई हैं कि यहाँ से दो आपके पास लाइन सेगमेंट है जो इस वाली साइड को इस वाली साइड को बराबर बराबर बांट रही हैं, यहाँ से दो लाइनें जा रही हैं जो इस वाली साइड को इस वाली साइड को बराबर बराबर भागों में बांट रही हैं, और इस तरीके से वर्टेक्स से यहाँ पर भी दो लाइनें आ रही हैं जो इन तीनों साइडों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। तो बीच वाला जो एरिया होता है शेडेड एरिया, वो पूरे ट्रायंगल का 1/10 होता है। पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको या तो साइडें दे दी जाएंगी, लेट सपोज कि अगर मान लो ये आपको 5 दे दिया गया तो ये भी 5 बनेगा, ये भी 5 बनेगा। ये साइड अगर कुछ दे दी गई तो इस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल के हीरोस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या जैसा भी ट्रायंगल आपको दिखता है उस ट्रायंगल से आप लोग 1/10 करके इस बीच वाले पोर्शन के एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो ज्योमेट्री का मैंने सेशन प्रोवाइड किया है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इस सेशन को बनाया गया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कहीं और प्रॉपर्टीज़ की या किसी और बुक को सर्च करने की जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि 10-11 बुक से इन सोर्सेज को कलेक्ट किया गया है और सिस्टमेटिक वे से इस पूरी की पूरी क्लास में प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है या आप लोगों को मेरी और भी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं मैथ्स बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल को। इस पर आपको हर तरीके के डाउट्स या जैसे भी आप लोग चाहते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं उस तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए मैं हमेशा कुछ नई नई चीज़ें कोशिश करता हूं करने के लिए। इसी तरीके की एक वीडियो आपको मैं और प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोगों को हम पूरे के पूरे ट्रायंगल की सर्कल की प्रॉपर्टी में आपको कराऊंगा दोस्तों। और मेंसुरेशन 2D और 3D और शेडेड एरिया की भी क्लासेस आप लोगों को मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, जिसमें 2D और 3D पार्ट्स को एक लंबी क्लास करके और इसी तरीके से सोर्सेज बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि लिमिटेड चीज़ों के साथ आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप मैक्सिमम इस सेशन को अप्रिशिएट करके, जैसा भी आपको फील हुआ कि भाई इस सेशन को बनाने में कितना मेहनत करी गई या कितना हार्डवर्क किया गया होगा इसके पीछे, और जो कंटेंट ऑफ डिलीवरी है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं चैनल पर, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक मोटिवेशन आता है कि हाँ हमने जो स्टूडेंट्स के लिए किया, स्टूडेंट ने उसका रिवर्ट हमको दिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा अगर आप बिल्कुल शिद्दत से और मेहनत से किसी चीज़ के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, अगर वो डिटर्मिनेशन ऐसे ही बना रहेगा और हर एक चीज़ों को आप कंटेंट को पहचानने की क्षमता अगर रखते हैं कि कौन आपका बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बस उसके लिए दो चीज़ें, हार्डवर्क, सटीक आपका डिटर्मिनेशन, और एक गोल आप लोगों के सामने होना चाहिए कि आप लोग अपने एग्जाम में जाने से पहले अपने गोल को किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।